राधे राधे दोस्तों। और मेरे चैनल XYZ कहानी में आपका एक बार फिर से हार्दिक स्वागत है। और देखिए, इस चैनल पर मैं आपके लिए बहुत अच्छी अच्छी कहानियाँ लेकर के आता रहता हूं। तो आज भी मैं आपके लिए एक बहुत ही सुंदर सी कहानी लेकर के आया हूं। आप वीडियो को पूरा देखा करो, जिससे कि आपको पूरी कहानी का आपको पता लग सके और उसका क्या सारांश है वो भी आपको पता लग सके। तो देखिए, ये जो मैं आज आपको कहानी सुनाऊंगा, ये एक यक्षिणी की कहानी है और ये एक सत्य घटना है। देखिए, मसूरी के जंगल में बसा हुआ एक आधुनिक गांव है और रात का वक्त काला घना अंधेरा चारों तरफ फैला हुआ था। हाड़ कपा देने वाली जो सर्दी थी, जो शीतलहर थी, वो चल रही थी। सड़क पर बिल्कुल एकदम सन्नाटा पसरा हुआ था। पीपला गांव के सभी लोग अपने अपने घरों में रजाई में दुबके हुए थे। हल्की हल्की अब बारिश भी शुरू हो चुकी थी और पीपला गांव से कुछ दूर पहले एक सीगल पैलेस था। कहते कि इसे अंग्रेजों ने बनवाया था। सीगल पैलेस के आसपास शमशान घाट और जंगलों के अलावा कुछ भी नहीं था वहां पर। राकेश अपनी दोस्त की शादी में से अपने गांव बाइक से लौट रहा था। तो अचानक क्या होता है कि जो सीगल पैलेस था, सीगल पैलेस आकर के उसकी बाइक जो है रुक जाती है। अब राकेश ने जब आसमान की तरफ नज़र दौड़ाई तो उसे एक भी तारा नज़र नहीं आया और आसपास उसने नज़र घुमा करके देखा तो सिवाय अंधकार के और कुछ भी नहीं उसे नज़र आ रहा था। अब उसने मन ही मन कहा कि आज मैं फंस गया। मैं अब इस बाइक का क्या करूं? ठंड भी बढ़ गई और हल्की हल्की बूंदाबांदी भी शुरू हो गई थी। उसने जब घड़ी पर नज़र डाली तो रात के 2 बज रहे थे। अचानक से राकेश की नज़र जो है वो सीगल पैलेस की जो खिड़की थी उस पर पड़ी। तो वहाँ उसने एक रोशनी सी नज़र आई और जैसे ही वो वहाँ पर आग जल रही थी, कि जैसे कि आग जल रही हो ऐसी रोशनी थी। अब इतनी रात गए वहाँ पर कौन हो सकता है? यहाँ तो कोई नहीं आता। हो सकता है कि मेरी तरह कोई रास्ते में फंस गया होगा और सर्दी की वजह से उसने यहाँ कुछ लकड़ियाँ जला ली होंगी। अब ये कहता हुआ राकेश जो था वो अपनी बाइक को वहीं खड़ी करके और सीगल पैलेस की तरफ वो चल दिया। अब राकेश जैसे ही सीगल पैलेस के अंदर पहुंचा तो उसने देखा कि एक व्यक्ति आंखें बंद किए हुए जो है बहुत धीमी आवाज़ में कोई मंत्र जाप कर रहा था और उसने अपने चारों तरफ लाल रंग का एक घेरा बना रखा था और मंत्र पढ़ते हुए बीच बीच में वो आग के ऊपर कुछ फेंकता जा रहा था और उसके चेहरे पर एक अजीब सी शैतानियत सवार थी। अब उस व्यक्ति को देखकर उसने अपनी आंखों पर यकीन नहीं हुआ तो उससे रहा नहीं गया और उसने चीख करके कहा कि ये आप क्या कर रहे हो? आपसे मना किया था ना, उसके बावजूद भी आप अपनी हरकत से बाज नहीं आए। आप जानते हो कि आपकी इस हरकत से सर्वनाश हो सकता है। आपने अपने घिनौने और गंदे मकसद के लिए ये जगह चुनी है। किसी को भी इस पर शक नहीं होगा। कौन सोच सकता है कि सीगल पैलेस के अंदर कोई ये घिनौना काम कर सकता है? और इतना कह कर के राकेश गुस्से में उस घेरे के अंदर घुस गया। अब तंत्र साधना में जो लीन उस व्यक्ति ने अचानक से अपनी आंखें खोल ली और उसकी आंखों से लाल लाल दहकते अंगारे निकल रहे थे। उसका चेहरा जो किसी पिशाच से कम नहीं लग रहा था। यह सब देख करके राकेश के रोंगटे खड़े हो गए और उस व्यक्ति ने चिल्लाकर राकेश से कहा कि मूर्ख, ये तूने क्या कर दिया? इस गोल घेरे के अंदर आकर तूने मेरी सिद्धि को खराब कर दिया। अब इसका नतीजा क्या निकलेगा मुझे भी पता नहीं है। उस व्यक्ति ने इतना ही कहा था कि अचानक से जलती हुई लकड़ियां बुझ गई और अंदर जो थोड़ा माहौल गर्म था अचानक से वो सर्दी में तब्दील हो गया और एक ठंडी तेज हवा का झोंका जो है वो राकेश के गले से टकराया और अंदर इतना घना अंधेरा हो गया कि राकेश को और वो जो दूसरा व्यक्ति था उनको जो है एक दूसरे की शक्ल भी नहीं देख सकते थे। वो अचानक से उस व्यक्ति की जो चीख है वो राकेश के कानों में टकराई और राकेश अपनी पूरी ताकत लगा करके वहां से भागने लगा और वो सीगल पैलेस के बाहर ही पहुंचा था कि अचानक से उसने बाहर किसी को खड़ा हुआ पाया। अब आसमान तो बिल्कुल साफ हो चुका था और तारे निकल रहे थे। चांद अपने पूरे सवाब पर था।
अब राकेश का चेहरा जो है मतलब बहुत एक तरीके से डरावना हो रहा था। अब जब राकेश ने उसका चेहरा देखा उस चांदनी रात में, तो राकेश के सामने एक बेहद सुंदर लड़की खड़ी हुई थी। उसके होठ जो थे वो गुलाबी सुर्ख थे। काली साड़ी में वो युवती किसी अप्सरा से कम नहीं लग रही थी। राकेश उसे देखकर सब कुछ भूल गया और उसकी खूबसूरती में एक तरीके से सम्मोहित सा होता जा रहा था। वो बस उसे देखे ही देखे जा रहा था। अचानक से उस युवती ने राकेश से कहा, क्या देख रहे हो राकेश? क्या तुमने कभी कोई सुंदर स्त्री नहीं देखी? राकेश ने कहा कि तुम्हें मेरा नाम कैसे पता? मुझे तुम्हारे बारे में सब पता है राकेश। तुम्हारी सुंदर बीवी है, एक बेटा भी है, लेकिन तुम मेरे बारे में इतना कैसे जानती हो? मैंने तो तुम्हें आज तक कभी इस गांव में देखा ही नहीं। वो बोले कि ये सब बातें छोड़ो राकेश और मेरी आंखों में देखो। क्या तुम्हें मुझे देखकर कुछ महसूस नहीं हो रहा कि तुम्हें मुझे अपनी बाहों में ले लेना चाहिए? उस स्त्री की आवाज में पता नहीं क्या सम्मोहन था कि राकेश उसमें समाता जा रहा था और वो सब कुछ भूल चुका था कि कुछ क्षण पहले क्या घटना घटी थी। राकेश अब उस स्त्री को देख करके बेकाबू सा हो गया और राकेश ने वासना भरी नजरों से उसे देख करके कहा कि तुमने अपना नाम तो नहीं बताया, क्या नाम है तुम्हारा? मेरा नाम नहीं राकेश, कई नाम हैं, एक नाम नहीं है मेरा। तुम जिस नाम से चाहो मुझे बुला सकते हो। राकेश ने बिना देरी किए उस स्त्री को अपने आलिंगन में भर लिया और आलिंगन में भरते ही राकेश अपनी मस्ती में खो गया और वो ये देखना भी भूल गया कि उस स्त्री का चेहरा अब सुंदर नहीं था, बल्कि उसकी खूबसूरत हाथों में नाखून की जगह बड़े बड़े दो पंजे थे और उसके दांत किसी भेड़िए की तरह अचानक से बड़े हो गए थे। देखते ही देखते उस स्त्री ने अपने दांत राकेश की गर्दन में गाड़ दिए और राकेश की दिल दहला देने वाली चीख पूरे सन्नाटे में गूंज गई। अगले दिन राकेश की लाश जो थी वो नग्न अवस्था में सीगल पैलेस के बाहर सड़क पर पड़ी हुई मिली। चारों तरफ पीपला गांव के लोग मौजूद थे। राकेश की लाश को देख करके ऐसा लग रहा था कि जैसे उसके बदन से एक एक खून का कतरा निचोड़ करके निकाल लिया गया हो और उसकी आंखें फटी हुई थी, जैसे कि उसने जो है कोई बहुत बड़ी भयानक चीज अपनी आंखों से देख ली हो। राकेश की बीवी जो थी बुरी तरीके से रो रही थी। गांव के मुखिया ने जो तांत्रिक भैरवनाथ था उसको वहां पर बुलवाया था। अब भैरवनाथ ने जैसे ही राकेश को देखा तो बुरी तरीके से चीखने लगा, कहने लगा कि घोर अनर्थ अनर्थ है ये कैसे संभव हो सकता है? गांव का मुखिया बोला कि ये कैसी बात कर रहे हो बाबा आप, कैसा अनर्थ? कि नादान मुखिया, क्या तूने राकेश की लाश को देखा नहीं? देख, इसके शरीर के खून का एक एक कतरा तक किसी ने नहीं छोड़ा है। देख इसकी लाश को कैसी सफ़ेद पड़ी हुई है, इसकी आंखें कैसी फटी हुई हैं, मगर आसपास खून का एक भी कतरा मौजूद नहीं है। इसका किसी ने खून पिया है। भूत प्रेत पिशाच इनमें से कोई भी इस तरह से ही किसी इंसान का खून पीते हैं। बाबा मैं आपकी बात का मतलब नहीं समझा, आप कहना क्या चाहते हैं? यहाँ पर किसी ने सिद्धि की है, या तो वो अपनी सिद्धि में विफल हो गया या फिर कुछ और हुआ है, उसका परिणाम इस व्यक्ति ने भुगता है। तभी अचानक भैरवनाथ जो है फटी फटी आंखों से इधर उधर देखने लगे। मुखिया ने उनसे कहा कि आप क्या देख रहे हो बाबा? भैरवनाथ ने कहा कि क्या यहाँ पर सिर्फ इसी की लाश मिली है? हाँ बाबा, सुबह ही पता चला यहाँ पर राकेश यहाँ मरा पड़ा है। गांव, हाँ राकेश हमारे ही गांव का है, लेकिन हमारी समझ में ये नहीं आता बाबा कि आपके चेहरे पर इतनी परेशानी क्यों है, क्योंकि अब जो यहाँ पर होने वाला है उससे सिर्फ तुम सब लोग परेशानी में आ जाओगे। अनर्थ हो गया है मुखिया। किसी ने उसको बुलाया है। किसको बाबा, किसको बुलाया है? यक्षिणी को।
इस तरह से इंसान का खून सिर्फ और सिर्फ यक्षिणी ही पी सकती है और कोई नहीं। यक्षिणी का नाम सुनते ही मौजूद सभी लोग जो है भयभीत नजर आने लगे। अब मुखिया बोला कि अब क्या करें बाबा? इतना आसान नहीं है मुखिया। यक्षिणी को जिसने बुलाया है वही उसे वापस भेज सकता है। भगवान से प्रार्थना करो मुखिया कि अगर वो व्यक्ति जिंदा है तो हमें उसे ढूंढना होगा, और अगर वो मर गया है तो मुझे तुम सभी को अपनी मौत बिल्कुल मेरी आंखों से नजर आ रही है। आप इतने सिद्ध पुरुष हैं बाबा, क्या आप उस यक्षिणी को काबू नहीं कर सकते? ये कोई मजाक नहीं है मुखिया। तुम्हें यक्षिणी की ताकत का अंदाजा भी नहीं है। एक यक्षिणियां कई प्रकार की होती हैं, मगर राकेश की लाश को देखकर मैंने अंदाजा लगा लिया कि यह यक्षिणी बहुत शक्तिशाली है, कुछ भी कर सकती है। हो सकता है कि वो इस वक्त यहाँ आसपास के लोगों में किसी की शक्ल में ही मौजूद हो। अब भैरवनाथ की बात सुनकर सभी लोग जो है वहाँ पर जो जमा थे वो एक दूसरे को जो है संदेह की नज़रों से देखने लगे। अब गांव का मुखिया जो था वो बाबा भैरवनाथ के कदमों में गिर गया और कहने लगा कि कुछ कीजिए बाबा, अब आप ही हम सब गांव वालों का एकमात्र सहारा हो। मैं अभी फिलहाल इन गांव वालों के लिए कुछ भी नहीं कर सकता। भैरवनाथ की बात सुनकर मुखिया बोला, तो क्या हम सब गांव वाले राकेश की तरह बेमौत मारे जाएंगे? किसी एक की गलती की सजा पूरे गांव वालों को क्यों? बाबा, इसमें हम सब लोगों की क्या गलती है? गलती है, तुम सबकी बहुत बड़ी गलती है मूर्खों। इसी गांव में किसी दुष्ट आदमी ने यक्षिणी को बुलाने के लिए तंत्र विद्या का सहारा लिया और तुम लोग कुछ जान ही नहीं पाए, क्योंकि यक्षिणी को बुलाना इतना आसान नहीं होता है। उसके लिए एक खास विद्या की जरूरत होती है। इस क्रिया के लिए जो अनुष्ठान करना होता है वो भी कोई ऐरा गैरा मामूली साधु नहीं हो सकता। तुम सब गांव वालों की नाक के नीचे वो दुष्ट इस खतरनाक अनुष्ठान को कर रहा था और तुम सब लोगों को खबर तक नहीं हुई। हमारी बात का यकीन मानिए बाबा, हमें इस बारे में कुछ भी नहीं मालूम और ना ही हमारे सामने किसी ने इस तरह की यहाँ पर कोई अनुष्ठान किया है। भैरवनाथ गुस्से में सब गांव वाले और मुखिया को देखे जा रहा था। मुखिया हाथ जोड़ करके भैरवनाथ से कहा, मुखिया ने, कि गुस्सा शांत कीजिए बाबा अपना, और जो होना था वो तो हो चुका। अब हमें आगे क्या करना होगा वो बताइए। अब मुखिया की बात सुन तांत्रिक भैरवनाथ सोच में पड़ गया। कुछ देर बाद वो मुखिया से बोला, मुझे उस यक्षिणी को असली रूप में बुलाने के लिए एक खास अनुष्ठान करना पड़ेगा, क्योंकि ये जानना बहुत जरूरी है कि ये आखिर उसको किस मकसद के लिए यहाँ बुलाया गया। मगर इसमें कुछ दिन का वक्त लग सकता है। तब तक के लिए तुम सबको एक सख्त हिदायत दे करके जा रहा हूँ कि 6 बजे के बाद अपने घरों के बाहर मत निकलना, चाहे तुम्हारा कितना भी जरूरी काम हो। क्योंकि जो यक्षिणी होती है उसकी जो शक्ति होती है वो रात्रि में बहुत ज़्यादा ताकतवर हो जाती है और वो अपना जो शिकार है वो रात्रि में ही करती है। तांत्रिक भैरवनाथ की बात सुनकर के जो मुखिया थे, मुखिया ने सभी गांव वालों से मुताकिब हो करके और कहा कि तुम सब लोगों ने सुन लिया ना बाबा ने क्या कहा है, क्या आदेश दिया है। शाम को 6 बजे के बाद कोई भी अपने घर से बाहर ना निकले, चाहे उसे कितना भी जरूरी काम क्यों ना हो। मुखिया कुछ कहने ही वाला था कि तभी तांत्रिक भैरवनाथ ने चिल्लाकर कहा, जैसा कि मैंने तुम लोगों को कहा है कि वो यक्षिणी हम में से किसी का भी रूप लिए हुए यहाँ पर मौजूद है, इसलिए मेरी बात को वो भी सुन रही है। शाम 6 बजे के बाद अगर कोई भी तुम्हारे घर का दरवाज़ा खटखटा करके तुम्हें बाहर की तरफ बुलाता है तो समझ लेना कि वो तुम्हारा कोई जान पहचान वाला नहीं खड़ा, बल्कि बाहर तुम्हारी मौत खड़ी है, जैसे कि मैं कह चुका हूँ। और एक बार फिर कह रहा हूँ कि यक्षिणी किसी का भी रूप ले सकती है। इतना कह करके तांत्रिक भैरवनाथ वहाँ से चला गया। अब गांव वालों ने राकेश का अंतिम संस्कार कर दिया। सब लोग अपने अपने घरों के अंदर जाकर के डरे सहमे दुबके से सब चले गए, लेकिन दिल में एक विचार आ रहा था कि यक्षिणी रात के वक्त किसका दरवाज़ा खटखटाएगी। मगर उस रात ऐसा कुछ नहीं हुआ। दूसरे दिन सारे गांव वाले एकत्रित होकर के और कल की घटना के बारे में बातचीत कर रहे थे
अचानक से एक ब्लैक कलर की मर्सिडीज कार वहां आकर के खड़ी हो गई और उस कार में से एक हैंडसम नौजवान बाहर निकलकर गांव के एक व्यक्ति की तरफ आ गया। उस गांव के व्यक्ति का नाम नितिन था। उसने नितिन की तरफ देख करके कहा कि क्या तुम मुझे बता सकते हो कि इस गांव में सीगल हाउस कहाँ पर है। अब सीगल हाउस का नाम सुनकर कड़ाके की ठंड में नितिन के माथे पर पसीना आ गया और वो उस नौजवान को गौर से देखने लगा। खुद को इस तरह से देखने पर नौजवान ने दोबारा कहा, क्या तुम्हें सुनाई नहीं देता? मैं तुमसे पूछ रहा हूँ कि यहाँ पर सीगल हाउस कहाँ पर है। नितिन ने हाथ इशारा करके उससे कहा कि यहाँ से कुछ ही दूरी पर आपको मिल जाएगा। वैसे कौन हैं आप? आप सीगल हाउस का पता क्यों पूछ रहे हैं? मेरा नाम राहुल है, मैं एक बिजनेसमैन हूँ। हमें जैसे ही पता चला कि मनाली के एक गांव मतलब कि पीपला गांव के करीब जो है खूबसूरत जंगल में बसा हुआ अंग्रेज़ों के ज़माने का बनाया हुआ एक पैलेस है जिसे सीगल हाउस कहते हैं, हमने उसे खरीद लिया। हम वहाँ पर होटल बनाना चाहते हैं। वैसे भी अब ये पूरा इलाका टूरिस्ट इलाके में आने वाला है क्योंकि हम यहाँ पर आ चुके हैं। ऐसी गलती मत करना बाबू साहब, आप सीगल हाउस के बारे में नहीं जानते। अगर अपनी जान प्यारी है तो मेरी मानो तो अभी और इसी वक्त यहाँ से चले जाओ। क्यों? सीगल हाउस में ऐसा क्या है? राहुल ने कंधे उचकाते हुए कहा। नितिन ने कहा, कल रात यहाँ पर सीगल हाउस के बाहर इस गांव के व्यक्ति की मौत हुई है, तो हम क्या करें? जरूर उसने जो है देसी शराब पी रखी होगी। नहीं नहीं बाबू, इस गांव में यक्षिणी आज़ाद घूम रही है, उसी ने मारा था उसे। तुम्हारा मतलब तुम्हारे गांव की कोई लड़की ने जिसका नाम यक्षिणी है उसने मारा है उसको? डोंट वरी, वो हम पुलिस को इन्फॉर्म कर देंगे। नहीं नहीं साहब, यक्षिणी कोई इंसान नहीं होती बल्कि इंसानों का रूप धर सकती है। वो भला की खूबसूरत होती है मगर वो इंसान का खून पी जाती है। इसे पूरा विश्वास है मुझे कि वो ज़रूर इस सीगल पैलेस में मौजूद है। नितिन ने इससे आगे कुछ और वो कहता तभी अपनी कार में से एक लड़की जो इस वक्त ब्लैक जीन्स और ब्लू स्कर्ट पहने हुए थी और ब्लैक जैकेट पहन रखी थी, वो बाहर निकल करके आई और उसने राहुल की तरफ देख करके कहा कि तुम कहीं भी इन जाहिलों को के मुंह क्यों लगते हो? तुम्हें पता नहीं कि ये गांव वाले जो होते हैं थर्ड क्वालिटी के लोग होते हैं। ये खुद तो ज़िंदगी में कुछ नहीं कर सकते लेकिन जो करना भी चाहता है उसे भी नहीं करने देते। जब दुनिया 40 साल पहले चांद पर पहुंच चुकी है और मंगल ग्रह पर कॉलोनी बनाने की सोच रही है, ये अभी भी भूत प्रेत पिशाच में ही अटके हुए हैं, गंवार कहीं के। ये नहीं सोच सकते कि कल जब यहाँ पर 5 स्टार होटल बन जाएगा तो इन गंवारों को भी काम मिल जाएगा, बेवकूफ़ कहीं के। उस लड़की की बात सुनकर राहुल ने मुस्कुराते हुए मजाक उड़ाने वाले लहजे में नितिन की तरफ देखकर कहा, तुम सही कहती हो टीना, मैं भूल गया था कि मैं गंवारों के पास खड़ा हूँ। वैसे तुम्हारा जो भी नाम हो पता बताने के लिए शुक्रिया। अब इतना कहकर के राहुल और टीना कार के अंदर बैठ गए। कार के अंदर राहुल और टीना के 3 दोस्त और भी मौजूद थे जो शायद उन्हीं का इंतजार कर रहे थे, अजय, निधि और गोल्डी। उन सब में गोल्डी सबसे ज़्यादा मजा किया था। राहुल ने अपनी ड्राइविंग सीट संभाल ली और गोल्डी ने राहुल से कहा, क्या हुआ यार, तू तो वहाँ पता पूछने गया था मगर मुझे ऐसा लगा कि जैसे कि तेरी किसी मामले पर वहाँ बहस चल रही हो। हाँ यार, जब मैंने उससे सीगल हाउस के बारे में पूछा उसका, तो मैं ऐसे डर गया जैसे कि मैंने किसी भूत प्रेत का पता पूछ लिया हो वो। और पता नहीं वो क्या क्या बकवास कर रहा था कि इस वक्त गांव में यक्षिणी वगैरह का साया है, चले जाओ नहीं तो मारे जाओगे। राहुल की बात सुनकर अजय, जो कि निधि से बात करने में मगन था, राहुल की बात सुनकर बोल पड़ा, तो तुझे यक्षिणी के बारे में कुछ इन्फॉर्मेशन मिली? उसे भी अपने 5 स्टार होटल में कोई जॉब दे देंगे यार। यार पता नहीं क्या क्या बकवास करके सारा मूड ख़राब कर दिया। हाँ, एक तरफ ये भी बोल रहा था कि यक्षिणी लोगों का खून पी जाती है और दूसरी तरफ ये भी बोल रहा था कि वो बहुत खूबसूरत होती है। बेवकूफ़ी की भी हद देखो, वो किसी का भी रूप धारण कर सकती है। पता नहीं साले ने रात में कौन सी फिल्म देख ली थी।
अब राहुल की बात सुनकर के तीनों जो उनके दोस्त थे बुरी तरीके से मजाक उड़ाने वाले अंदाज में हंसने लगे। गोल्डी ने राहुल की तरफ देखकर कहा कि वो गांव वाला बेचारा बेवकूफ़ था यार। राहुल समझ ही नहीं पाया। क्या नहीं समझ पाया? यही कि यक्षिणी के बारे में उसने हमें बताकर कितनी बड़ी गलती की है। मैं तेरी बात का मतलब नहीं समझा। अरे यार सिंपल सा मतलब है। उसने तुझसे ये तो कहा है ना कि यक्षिणी बहुत खूबसूरत होती है। हाँ कहा है। तो फिर मेरी तो बल्ले बल्ले। तेरी गर्लफ्रेंड तेरे साथ हमेशा रहती है। अजय की गर्लफ्रेंड निधि भी उसके साथ हमेशा रहती है। और तुम चारों में से सिर्फ मैं ही अभी तक एक ऐसा हूं जिसकी कोई गर्लफ्रेंड नहीं है। तो मेरे कहने का मतलब यह है कि यक्षिणी मेरी गर्लफ्रेंड हो जाएगी। अब गोल्डी की बात सुनकर के चारों दोस्त जो थे वो खिलखिलाकर हंसने लगे। राहुल ने गाड़ी को सीगल पैलेस की तरफ मोड़ दिया। कुछ ही देर बाद वो पांचों सीगल पैलेस के सामने खड़े हुए थे। वो उसी स्थान पर खड़े हुए थे जहां पर कल राकेश की मौत हुई थी। इतने आलीशान पैलेस को देखकर टीना ने आश्चर्यचकित होकर के कहा कि वाह राहुल, कितनी खूबसूरत कोठी है। मुझे अभी भी अपनी आंखों पर विश्वास नहीं हो रहा कि तुम्हारे दिमाग का जवाब नहीं है राहुल। यहाँ पर बहुत ही शानदार 5 स्टार होटल बनेगा। देखो ना, ये पैलेस के चारों तरफ कितने खूबसूरत पहाड़ हैं। जंगल के हरियाली के बीचों बीच ये बना हुआ पैलेस किसी ताजमहल से कम नहीं लग रहा। जानती हो टीना, जब मैंने इस जगह के फोटोग्राफ इंटरनेट पर देखे थे तो मैं तभी समझ गया था कि हमें यहाँ पर 5 स्टार होटल बनाने में घाटा नहीं होगा। ये जगह भी खूबसूरत है और यहाँ का वातावरण भी अच्छा है। देखना टीना, वो दिन दूर नहीं जब सारे टूरिस्ट खुद पे खुद खींचे चले आएंगे हमारे इस 5 स्टार होटल में रुकने के लिए और इस जगह का वो मज़ा उठाएंगे। राहुल की बात सुनकर के उसका जो अजय दोस्त बोला, लेकिन मेरी एक बात समझ में नहीं आती कि अंग्रेजों को यहाँ पर इतना खूबसूरत पैलेस बनाने की क्या सूझी थी। राहुल अजय की बात सुनकर हंसने लगा कि अब ये बात तो तुम्हें अंग्रेज ही बता सकते हैं। चलो अंदर चलकर देखते हैं कि अंदर का से बाहर का व्यू कैसा नज़र आता है। इतना कहकर के चारों दोस्त उस पैलेस के अंदर चले गए। टीना और निधि जो थी वो हैरत से सीगल पैलेस के अंदर के नज़ारे को देख रही थी, मगर निधि के दिमाग में कुछ और चल रहा था। अचानक निधि के कदम एक दीवार के सामने जाकर के रुक गए। उसने देखा दीवार पर शेर की खाल टंगी हुई थी जो बहुत ताज़ी महसूस हो रही थी। निधि ने अजय की तरफ और देख करके कहा कि मुझे एक बात बहुत अजीब लग रही है। कौन सी बात? यही कि सीगल पैलेस वर्षों से वीरान पड़ा है, लेकिन अंदर आकर हमें एक भी मकड़ियों का जाला नहीं दिखाई दिया और ना ही यहाँ पर गंदगी और धूल भरी मिट्टी देखने को मिली। ऐसा लग रहा है कि मानो हमारे आने से पहले किसी ने इस पैलेस को साफ करवाया हो। और सबसे हैरत की बात, इस शेर की खाल को देखो, लग रहा है कि जैसे कल ही इसको मारा गया हो। अब निधि की बात सुनकर अजय सोच में पड़ गया। शायद तुम्हारा ये सोचना सही है निधि। मेरे दिमाग में भी यह बात काफ़ी देर से चल रही है। अजय और निधि को गंभीर मुद्रा में देखकर राहुल और टीना भी उन दोनों के पास आ गए। राहुल ने अजय की तरफ देखकर कहा, क्या हुआ अचानक तेरे चेहरे पर यह परेशानी कैसी है? बाहर तो तू ठीक था, सब कुछ ठीक तो है। अजय ने राहुल को बाहर आने को इशारा किया और अजय और राहुल बाहर की तरफ आ गए और उन दोनों के पीछे गोल्डी, निधि और टीना भी। अजय ने राहुल से कहा, मैं और निधि एक बात पर डिस्कस कर रहे थे राहुल, कि पहले एक बात बता कि तूने इस पैलेस के फोटोग्राफ देखे थे ना? हाँ देखे थे। तो क्या उन फोटोग्राफ में भी ये पैलेस अंदर से साफ सुथरा नज़र आ रहा था? अजय की बात सुनकर राहुल, जो अब तक मजाक के मूड में था, वो भी थोड़ा गंभीर हो गया और उसने अजय की तरफ देखकर कहा, हाँ यार ये बात तो तू सही कह रहा है। इस बात पर तो हम लोगों ने गौर ही नहीं किया। ये पैलेस तो वर्षों से वीरान पड़ा है और इसके मालिक ने मुझे बताया कि यहाँ पर सालों से कोई नहीं रहता। तो ये बहुत समय तक शराबियों और जुआरियों का अड्डा बना रहा है। तो फिर हमारे यहाँ आने से सब पहले इसकी सफाई किसने करवाई? अजय की बात सुन टीना ने कहा, मुझे लगता है तुम सब लोगों का दिमाग खराब हो गया है। अरे यार लॉजिकल सी बात है। राहुल ने ये पैलेस कुछ दिनों पहले ही खरीदा है। 50% रकम
राहुल ने इस पैलेस के जो मालिक को दे चुका है और 50% रकम देने के बाद राहुल ने इस पैलेस को देखने की बात कही थी। तो हो सकता है उसने हमारे आने से पहले इस पैलेस को साफ सुथरा करवा दिया हो। टीना की बात सुनकर चारों लोग खुश हो गए। उनके चेहरे पर एकदम जो टेंशन थी वो गायब हो गई। अब राहुल और अजय दोनों एक दूसरे को देख करके मुस्कुराने लगे। अजय ने निधि की तरफ देखकर कहा, इतनी सी बात हमारी समझ में ही नहीं आई टीना, तुम वाकई समझदार हो। राहुल की गर्लफ्रेंड जो ठहरी। अजय की बात सुनकर के निधि ने चिढ़कर अजय से कहा कि तुम तो ये कहना चाहते हो कि मैं समझदार नहीं हूँ। मुझे जो लगा वो मैंने बता दिया। अरे तो इसमें नाराज होने वाली क्या बात है। अजय की बात सुनकर के राहुल बोल पड़ा, तुमसे कितनी बार कहा है कि अपनी गर्लफ्रेंड के सामने दूसरे की गर्लफ्रेंड की तारीफ मत किया करो। लड़कियां इस मामले में बहुत ज़्यादा गंभीर होती हैं। अब गोल्डी जो कि बहुत देर से उन सबकी बातों को सुन रहा था बोल पड़ा वो, अब तुम लोग यहाँ पर इन बातों पर ही चर्चा करते रहोगे या फिर ये बात भी सोचोगे कि खाने का इंतजाम कैसे किया जाए। हमें यहाँ पर कुछ दिन बिताने हैं। मुझे तो बहुत ज़ोरों से भूख लग रही है और चाय की भी बहुत ज़्यादा तलब महसूस हो रही है। गोल्डी की बात सुनकर सभी उसकी बात से सहमत हो गए। राहुल ने कहा, हाँ बात तो तेरी सही है, इस बात को तो हमने सोचा ही नहीं। गोल्डी ने कहा, इससे अच्छा तो यार हम शहर से कोई काम वाली बाई ही पकड़ करके ले आते, कम से कम हमें खाना तो खिला सकती थी वो। अचानक से ये कहा ही था कि अचानक मौसम बदलने लगा। चारों तरफ काली घटा छा गई और चारों तरफ अंधेरा सा छाने लगा और कोहरा बुरी तरह से बढ़ गया। निधि और टीना अचानक जो मौसम बदलता देख करके बुरी तरह से घबरा गई। राहुल ने सबसे कहा कि घबराओ मत, पहाड़ी इलाके में ऐसे ही अचानक मौसम बदलता है, चलो अंदर चलते हैं। वो सब लोग पैलेस के अंदर चले गए। गोल्डी ने कहा, यार मौसम तो अचानक बदल गया, अब लंच डिनर का इंतजाम कैसे होगा। अचानक उन पांचों के कानों में किसी स्त्री के स्वर की आवाज़ आई, आपकी समस्या का हल मेरे पास है बाबूजी। मुझे खाना बनाना बहुत अच्छा आता है और मैं आप सबके लिए बाजार से अच्छी अच्छी ताज़ी ताज़ी सब्जियां भी खरीद करके ला सकती हूँ। आवाज़ सुनकर पांचों ने सामने की ओर देखा तो उनके सामने एक बेहद खूबसूरत काले लिबास में एक युवती खड़ी हुई थी जो उन पांचों को देख करके मुस्कुरा रही थी। उस युवती के बाल लंबे लंबे थे और बड़ी बड़ी आंखें, भूरी आंखें थी। उसका पूरा बदन गोरा चिट्टा था। देखने में वो किसी अप्सरा से कम नहीं थी। पांचों लोग एक दूसरे को सवालिया नज़रों से देखने लगे। राहुल ने उस युवती से कहा, कौन हो तुम और तुम अंदर कैसे आई। राहुल की बात सुन उस युवती ने मुस्कुराकर जवाब दिया, आप भी कैसी बात करते हो बाबूजी, यह पहले सालों से वीरान पड़ा है। क्या यहाँ पर अंदर आने में किसी की इजाज़त लेनी चाहिए क्या। हाँ पहले तो नहीं चाहिए थी, लेकिन शायद अब ज़्यादा चाहिए क्योंकि इसे हमने खरीद लिया है। तो मैं आपके सवाल का जवाब दे रही थी बाबूजी। मैं बस यहाँ पर ऐसे ही टहलने के लिए आ रही थी और आप सबको बातें करते हुए देख के मैंने सुन लिया। आप सब लोग शहर से आए हैं ना, और शायद आपको एक खाना बनाने वाले की ज़रूरत है और मुझे खाना बनाना आता है। उस युवती की बात सुनकर अजय ने उसकी तरफ देखकर कहा, तुम्हारे आने की कदमों की आहट हमें क्यों नहीं सुनाई दी। अभी हम बाहर थे तब तुम कहाँ थी। आप देख नहीं पाए होंगे मौसम की खराबी की वजह से। उस युवती की बात सुनकर के अजय सोच में पड़ गया और कुछ देर सोचने के बाद बोला, लेकिन तुम हम सब के लिए खाना क्यों बनाओगी। ये गांव है बाबूजी, हम गरीब लोग हैं, इसी बहाने मुझे कुछ पैसे भी मिल जाएंगे। उस युवती को गोल्डी लगातार देखे जा रहा था। उसकी नज़र उस युवती से हट नहीं रही थी और उसकी इस हरकत को उसके दोस्त अच्छी तरह से महसूस कर रहे थे। राहुल ने उस युवती से कहा, तुम्हारा नाम क्या है। मेरा नाम मोहिनी है बाबूजी और मैं यहाँ पीपला गांव की ही रहने वाली हूँ। हम तुम्हारी बात क्यों माने, खाना तो हम यहाँ पर किसी भी गांव वाले से बनवा सकते हैं। आप लोगों के लिए कोई खाना नहीं बनाएगा बाबूजी। आपने यहाँ आते ही देख लिया होगा, गांव वाले तो आपसे ये कह रहे थे कि यहाँ से चले जाओ वरना यक्षिणी आपको मार डालेगी। उस युवती की बात सुनकर पांचों दोस्त एक दूसरे को देखने लगे। राहुल ने कहा, हाँ 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 याद आया, गांव के एक व्यक्ति ने मुझसे ये बात कही थी
लेकिन तुम उस वक्त कहाँ थी? मैं वहीं आसपास मौजूद थी, थोड़ी सी भीड़ में थी ना, आप वो देख नहीं पाए थे। क्या वैसे एक बात बोलूं बाबूजी? उसने राहुल से कहा। हाँ बोलो। एक तो मैं आपकी मदद के लिए तैयार हूँ और उसके बदले में आप मुझे जो खुशी से दे देंगे वो मैं रख लूँगी। फिर भी आप मुझे ऐसे सवाल किए जा रहे हो कि जैसे मैं कोई चोर डाकू हूँ। राहुल के बोलने से पहले अचानक जो है गोल्डी जो है पहले ही बोल पड़ा कि अरे यार रख लेते हैं ना, कुछ दिन की बात है। और वैसे भी मोहिनी ने कहा है कि उसे खाना बनाना बहुत अच्छा आता है, वो हमारे लिए ताज़ी ताज़ी फ्रेश सब्जी भी खरीद करके ला सकती है। गोल्डी मोहिनी को देख करके मोहित सा होता चला जा रहा था। वैसे आप खाना बनाने के अलावा और क्या क्या कर लेती हैं मोहिनी जी? सब कुछ कर लेती हूँ बाबूजी। मैं खाना बना लेती हूँ, अच्छी सी चाय बना लेती हूँ और मैं बहुत अच्छी अच्छी कहानियाँ भी सुनाती हूँ। चारों दोस्तों ने मोहिनी को खाना बनाने के लिए सहमति दे दी। अब मोहिनी की आंखों में एक अजीब सी चमक आ गई थी। उसकी आंखों में शायद जीत का जश्न था। अब रात का वक्त हो गया था और मोहिनी ने सभी के लिए बहुत अच्छा खाना बनाया था। पांचों दोस्त सीगल पैलेस के एक हॉल में आग जलाए हुए इकट्ठे बैठे थे, क्योंकि बाहर सर्दी बढ़ चुकी थी और बारिश भी हो रही थी। अचानक अजय ने सबसे कहा, मैं अभी आता हूँ। कहाँ जा रहा है भाई? अभी तो शेरो शायरी का दौर शुरू हुआ है। गोल्डी ने उससे कहा। अरे यार समझा कर, हल्का होने जा रहा हूँ, संभल कर जाना, कहीं यक्षिणी ना आ जाए। अरे निधि, तू भी अपने बॉयफ्रेंड के साथ जा। वैसे भी वो गांव वाले बोल रहे थे कि यक्षिणियाँ बहुत खूबसूरत होती हैं। तू भी ना यार गोल्डी, कुछ भी बोलता रहता है। इतना कह कर के अजय उस हॉल से बाहर चला गया। अजय ने अपने कदम बाथरूम की तरफ बढ़ा दिए, मगर उसे चलते हुए करीब 5 मिनट से ज़्यादा का समय हो चुका था और उसे बाथरूम कहीं नहीं दिखाई दे रहा था। उसने खुद से कहा, अरे कमाल है, अभी थोड़ी देर पहले तो बाथरूम यहीं था, अचानक कहाँ गायब हो गया? अचानक अजय का वो कमरा नज़र आ गया जिस कमरे में बाथरूम मौजूद था। अजय ने उस कमरे के दरवाजे जैसे ही खोले, उसने देखा कि सामने टीना उसे देख करके मुस्कुरा रही थी। अब टीना को देखकर अजय हैरत में पड़ गया। उसने टीना से कहा कि तुम यहाँ क्या कर रही हो टीना? टीना मुस्कुराती हुई अजय के करीब आ गई और उसे एक अजीब सी निगाहों से देखने लगी। तुम मुझे ऐसे क्यों देख रही हो टीना? और तुम यहाँ क्या कर रही हो? तुम तो राहुल और सब लोगों के साथ बैठी हुई थी ना? मैं तुम्हारे लिए ही यहाँ पर आई हूँ। आज दोपहर में तुमने मेरी तारीफ की थी ना, मुझे बहुत अच्छा लगा था। सच तो यह है कि मैं राहुल से ज़्यादा तुम्हें पसंद करती हूँ। इतना कहकर के टीना अजय से लिपट गई। टीना अजय के अंदर एक वासना का तूफान सा आ गया और वो सब कुछ भूल गया। मगर अचानक से उसने टीना पर उसको एक जोरदार धक्का दिया। और ये क्या कर रही हो टीना? तुम राहुल की गर्लफ्रेंड हो और वो मेरा दोस्त है, मगर अगर उसे इस बारे में पता चल गया तो वो मेरे बारे में क्या सोचेगा? ये गलत है टीना। कुछ भी गलत नहीं है अजय, मैं बस थोड़ी देर के लिए तुम्हारे साथ चाहती हूँ। अजय ने देखा टीना की आंखों में एक अजीब सी चमक थी। अचानक अजय ने खुद को सम्मोहन में बंधा हुआ महसूस किया। तभी टीना अजय से दोबारा लिपट गई और अजय सब कुछ भूल सा गया। अजय बस आंख बंद किए हुए था, आनंद की सीमाओं में खोया हुआ था और इस नशे में वो ये भी भूल गया कि इस वक्त टीना का चेहरा कितना खौफनाक हो चुका था। उसके लंबे पैने और नुकीले दांत बाहर निकल आए थे, आंखें बुरी तरह से लाल हो चुकी थी, उसका चेहरा पूरी तरीके से सफ़ेद था। अचानक टीना के रूप में यक्षिणी ने अपने नुकीले दांत अजय की गर्दन में गाड़ दिए और एक जोरदार चीख पूरे सीगल हाउस में गूंज उठी। अजय मृत अवस्था में उसी वक्त जमीन पर गिर पड़ा। टीना उसके जिस्म का एक एक खून का कतरा तक निचोड़ लिया था उसने, और वो अपने होठ साफ करती हुई अचानक वहां से गायब हो गई। अजय की चीख उसके दोस्तों तक जा पहुंची। अजय की चीख सुनकर के चारों लोग एक दूसरे को देखने लगे। अब राहुल ने गोल्डी से कहा कि ये तो अजय की आवाज़ है, गोल्डी हमें तुरंत देखना चाहिए। गोल्डी ने राहुल से कहा, तू एक काम कर, तू यहीं रुक, मैं देख करके आता हूँ। निधि और टीना के पास तेरा होना बहुत ज़रूरी है। इतना कहकर गोल्डी उस हॉल से बाहर निकला और उस दिशा की ओर बढ़ने लगा जहाँ से अजय की चीख
की आवाज़ आई थी और वो दौड़ता हुआ उसी कमरे में पहुंच गया जहां कुछ देर पहले अजय की चीख की आवाज़ आई थी। गोल्डी ने जैसे ही उस कमरे को खोला था वहां सन्नाटे के अलावा कुछ भी नहीं था। गोल्डी एकदम से हक्का बक्का इधर उधर देखने लगा। तभी उसकी जो नज़र थी वो छत पर गई। छत का नज़ारा देख करके गोल्डी के शरीर का खून जम गया। उसे ऐसा महसूस हुआ कि उसका दिल बाहर निकल आएगा। गोल्डी ने देखा कि छत पर मोहिनी एक छिपकली की तरह चिपकी हुई है और वहां पर गोल्डी को वो खा रही है। और उसकी नज़रें ऐसी थी, उसके बाल ऐसे थे कि वो ज़मीन तक नीचे की तरफ बाल आ रहे थे। उसका शरीर जो था वो इंसानों जैसा था, मगर चेहरा जो था वो किसी जानवर जैसा था। और गोल्डी ने पूरी ताकत से चीखा। अचानक से मोहिनी जो है उसके ऊपर बड़ी फुर्ती से उसने जो गोल्डी का मुंह दबा लिया और वो जैसे ही अपना मुंह खोला, बड़े बड़े दांत जो थे उससे उसने फिर गोल्डी की गर्दन में गाड़ दिए और कुछ ही देर में गोल्डी का भी सारा खून उसने पी लिया। अब गोल्डी मृत अवस्था में वहीं पड़ गया। टीना, राहुल और निधि काफी देर तक गोल्डी का इंतजार करते रहे, लेकिन टीना ने राहुल से कहा कि गोल्डी अभी तक नहीं आया। राहुल, उसे गए हुए बहुत देर हो गई है और अच्छा खासा वक्त हो गया है। मुझे तो कुछ गड़बड़ लग रही है। कहीं ऐसा तो नहीं कि हमने गांव वालों की बात का मजाक उड़ा लिया और ये अच्छा नहीं किया हमने? उनकी बातों में सच्चाई तो नहीं? नहीं टीना, ऐसा मत सोचो। हो सकता है कि अजय ने हमें डराने के लिए हरकत की हो। गोल्डी को तो तुम जानती हो, शायद वो भी हमें डराने की कोशिश कर रहा हो और इसी वजह से वो अब तक यहाँ नहीं आया। राहुल की बात का निधि ने जवाब दिया। लेकिन पता नहीं राहुल, मुझे क्यों डर लग रहा है। एक बार गोल्डी के मजाक को तो मैं जानती हूँ, लेकिन अजय नहीं करता। ये तुम भी जानते हो कि वो लड़की मोहिनी भी अचानक से कहाँ गायब हो गई है। अरे यार, वो गांव की लड़की थी, अपने घर चली गई होगी। अब निधि की बात सुनकर के राहुल भी परेशानी में पड़ गया और गहरी सोच में डूब गया। अचानक उन तीनों के कानों में गोल्डी की आवाज़ टकराई और गोल्डी, यक्षिणी जो थी, वो गोल्डी के रूप में उन तीनों के सामने खड़ी थी। लगता है तुम तीनों डर गए। हम तुम्हें डराने के लिए ये सब कुछ कर रहे थे। इतना कह करके यक्षिणी गोल्डी के रूप में हंसने लगी। गोल्डी को देख करके राहुल की जान में जान आई, मगर टीना गोल्डी को कुछ अजीब सी नज़रों से देख रही थी। उसे गोल्डी का जो बिहेवियर था वो कुछ अजीब सा लगा। गोल्डी ने, यक्षिणी जो है, गोल्डी के रूप में बड़ी चालाकी से राहुल से कहा कि तुम दोनों के चेहरे को देख राहुल कैसे डरे हुए हैं। ये तो सब ठीक है, लेकिन अजय कहाँ है? वो बेवकूफ़ तो अभी तक यही समझ रहा है वह भी तुम्हें डराने के लिए दूसरे कमरे में छिपा हुआ है। चल एक काम करते हैं, आज हम दोनों अजय को उल्टा डराते हैं। हम लोगों को डराने का आइडिया तेरा ही था ना? नहीं राहुल, आइडिया तो अजय का था, तुझे याद है ना? हम सब लोगों को डराने के लिए सबसे पहले वही चीखा था। चल मेरे साथ, आज मैं इस अजय की खबर लेता हूँ। इतना कहकर के राहुल गोल्डी के साथ चलने लगा। राहुल इस बात से बेखबर था कि वो किसके साथ जा रहा है और उसकी जो दोस्त है वो गोल्डी नहीं है, वो एक यक्षिणी है। थोड़ी ही देर बाद राहुल उस कमरे में आ गया जहां पर कुछ देर पहले ही गोल्डी और अजय मरे हुए थे। अब राहुल ने गोल्डी की ओर देखते हुए कहा, यहां तो मुझे कहीं भी अजय नजर नहीं आ रहा है। जैसे ही राहुल की नज़र गोल्डी पर पड़ी, राहुल एकदम से हक्का पक्का रह गया। उसके पैर एकदम से जम गए, चेहरा खौफनाक साये में लहराने लगा। राहुल ने देखा कि उसके सामने गोल्डी की जगह मोहिनी खड़ी हुई थी और उसे देख करके वो मुस्कुरा रही थी। मगर इस वक्त मोहिनी की आंखें बिल्कुल लाल थी, उसके बाल ज़मीन तक आ रहे थे, उसकी जबान, उसका चेहरा बुरी तरह से भयानक काला था। राहुल ने डरते हुए उसकी तरफ देखकर कहा, तुम तो मोहिनी हो जिसने हमारे लिए कुछ देर पहले खाना बनाया था। मोहिनी नहीं बेवकूफ़, यक्षिणी। तुम इंसान कितने बेवकूफ़ होते हो, कितनी आसानी से मेरे झांसे में आ गए। मेरे दोस्त का क्या हुआ? राहुल ने जैसे ही कहा, यक्षिणी बहुत ज़ोर ज़ोर से हंसने लगी और अचानक वो दीवार पर इस तरह से चिपक गई जैसे उसका चेहरा फिर से छिपकली जैसा हो गया। राहुल ये मंजर देख करके एकदम सफ़ेद पड़ गया। मैंने उन दोनों को मार दिया है बेवकूफ़ इंसान, अब तू भी मरने के लिए तैयार हो जा।
तेरे दोस्तों के बाद अब तेरी बारी है। मुझे छोड़ दो, माफ़ कर दो, हमें यहाँ से जाने दो प्लीज़। वो तो किसी भी हाल में मुमकिन नहीं है। यक्षिणी की आंखों के सामने कोई इंसान मौजूद हो, यक्षिणी उसका खून पिए बगैर नहीं रहती। तुझे याद नहीं, गांव वालों ने तुझे एक चेतावनी दी थी और उसने तुझसे कहा था कि यक्षिणी कोई भी रूप बदल सकती है। देख, तूने अब खुद अपनी आंखों से देख लिया है। अब अगर मैं तुझे यहाँ से जाने दूंगी तो तू यहाँ से जाकर के सारी बातें गांव वालों को बता देगा और वो चौकन्ने हो जाएंगे। इसलिए तेरा मरना बहुत ज़रूरी है बेवकूफ़ इंसान। जब तुम यहाँ सब आए थे ना, तो तुमने इतना भी नहीं सोचा कि इस पूरे पैलेस की साफ सफाई जो मैंने ही करवाई थी, तुम तब भी यहाँ से भाग सकते थे। पर इस पैलेस की जो सफाई मैंने की थी, तुम्हारे यहाँ आने पर चिताएं जलाने के लिए की थी। इतना कहकर के यक्षिणी जो है राहुल के ऊपर कूद पड़ी और राहुल को एक जोरदार चीख जो है रात के सन्नाटे में गूंज गई और कुछ ही देर में यक्षिणी ने राहुल के शरीर का खून का एक एक कतरा पी लिया। अब यक्षिणी जोर जोर से हंसने लगी और राहुल के चीखने की आवाज़ सुनकर टीना और निधि भी एकदम से, निधि ने जो है टीना से कहा कि ये सब क्या हो रहा है टीना, ये तो राहुल के चीखने की आवाज़ थी और साथ ही किसी लड़की के हंसने की आवाज़ कैसी, और वो लड़की मोहिनी भी अचानक से गायब हो गई है। ऐसा नहीं लगता कि गांव वाले सही कह रहे थे। तुम सही कह रही हो निधि, शायद गांव वालों की बातों में सच्चाई है। हम सब बड़ी मुसीबत में हैं। तुमने देखा नहीं टीना, जब गोल्डी दोबारा यहाँ आया था तो उसका बिहेवियर था तो अजीब सा था, अजीब सा वो व्यवहार कर रहा था और वो किसी भी एंगल से गोल्डी नहीं लग रहा था। लेकिन अब हम क्या करें टीना। तभी उन दोनों के कानों में किसी औरत की आवाज़ टकराई। उस आवाज़ में एक भारीपन था। निधि और टीना घबरा करके खड़ी हो गई। उनके पास रखी हुई लकड़ियां जो थी वो बुझ गई और निधि ने चिल्लाते हुए टीना से कहा, ये क्या हो रहा है टीना, अब हम दोनों क्या करें, ये लकड़ियां कैसे अचानक बुझ गईं? कुछ तो गलत हो रहा है टीना, ये सब सामान्य नहीं है। निधि, मुझे लगता है इस वक्त हम दोनों को अपनी जान बचानी चाहिए, हमें यहाँ से भागना चाहिए। लेकिन अजय, राहुल और गोल्डी, फिलहाल यहाँ से भाग करके अपनी जान बचाओ। इतना कह करके वो दोनों जो है बुरी तरीके से भागने लगी। अब निधि और टीना जोर जोर से भाग रही थी और भागते भागते जो है टीना को जो है गांव नजर आने लगा। उसने हाँफते हुए निधि से कहा कि वो देख निधि, सामने पीपला गांव है, हमें गांव वालों की मदद लेनी चाहिए। तू सही कहती है टीना, और तेज भाग। टीना और निधि गांव के एक घर के दरवाजे को बुरी तरीके से खटखटाने लगी। वो घर किसी और का नहीं, नितिन का ही था, जिसने उन सबको चेतावनी दी थी, मगर उस वक्त टीना ने उसका मजाक उड़ाया था। टीना बुरी तरीके से चीख रही थी, प्लीज़ मदद करो, दरवाज़ा खोलो, नहीं तो हमें भी मार डालेगी। अब नितिन उस वक्त जाग रहा था, उसकी पत्नी उस वक्त वहाँ मौजूद नहीं थी और वो उस समय अकेला था। उसके हाथ जैसे ही दरवाज़ा खोलने के लिए बढ़े कि बाबा की चेतावनी उसके दिमाग में दौड़ गई और वो सोच में पड़ गया। मगर टीना और निधि की लगातार दर्द भरी आवाज़ नितिन के कानों में टकरा रही थी और उसके अंदर की जो इंसानियत थी उसने दरवाज़ा खोलने के लिए बार बार प्रेरित उसको कर रही थी। नितिन ने दरवाज़ा खोल दिया। दरवाज़ा खुलते ही एक झटके में टीना और निधि हाँफती हुई घर के अंदर आ गई। नितिन ने दरवाज़ा बंद कर दिया और उन दोनों को एक कमरे में वो ले गया। नितिन ने कहा, क्या हुआ तुम दोनों के साथ, तुम तो बहुत घबराई हुई हो, कौन है जो तुम्हें मार डालेगा? अब टीना नितिन को देखकर पहचान गई, उसने कल नितिन का ही मजाक उड़ाया था। नितिन की बात सुनकर के टीना ने जवाब दिया, वही यक्षिणी, कल तुमने जो कुछ भी हमें बताया था वो सब सच है। हमारी गलती है कि हमने तुम्हारी बात को यकीन में नहीं लिया और तुम्हारी बात पर यकीन ना करने की सज़ा हमें भगवान ने कितनी बड़ी दी है। हमारे तीनों दोस्त मारे गए और उसने हमारे सब दोस्तों को मार दिया, वो हमें भी जिंदा नहीं छोड़ेगी। तुम लोग घबराओ नहीं, अब तुम लोग मेरे घर में आ चुकी हो। वैसे तुम्हारे साथ हुआ क्या? नितिन ने की बात सुनकर के टीना ने नितिन को एक ही सांस में सारी बात बता दी। नितिन उन दोनों की बात सुनकर सोच में पड़ गया। उसने टीना से कहा, लेकिन मेरी एक बात समझ में ये नहीं आती कि उसने तुम दोनों को क्यों जिंदा छोड़ दिया? अजीब बात करते हो तुम, शायद हम बड़ी मुश्किल से उसके चंगुल से बच कर के यहाँ आए हैं।
जैसे ही टीना ने ये अल्फाज कहे कि अचानक कोई नितिन के घर का दरवाज़ा ज़ोर ज़ोर से खटखटाने लगा। नितिन ने उनकी ओर देख करके कहा कि अब कौन है। नितिन ने यह कहा था कि अचानक टीना और निधि के कानों में राहुल की आवाज़ टकराई। टीना, दरवाज़ा खोलो यार, हम सब तुम्हें डरा रहे थे, बाहर आ जाओ, हम बाहर खड़े तुम्हारा इंतज़ार कर रहे हैं। राहुल की आवाज़ सुनकर के टीना चौंक कर निधि की तरफ देखने लगी। अचानक अजय की आवाज़ भी निधि के कानों में टकराई। निधि प्लीज़ बाहर आ जाओ, सिर्फ ये एक मजाक था, हमें पता है कि तुम इस घर में हो, हम तो तुम्हारे ही पीछे थे, बस तुम हमें देख नहीं पाई। टीना और निधि दोनों एक दूसरे के चेहरे को देखने लगी। अब वो दोनों जिस कमरे में थी वहाँ पर एक बड़ी सी खिड़की भी लगी थी। टीना और निधि धीरे धीरे कदमों से बढ़कर के उस खिड़की के पास गई। उन्होंने देखा कि राहुल और अजय बाहर खड़े थे और उनके साथ गोल्डी भी था। टीना ने निधि से कहा, कहीं वाकई में ये लोग मजाक तो नहीं कर रहे थे और हम सचमुच डर गए हों? मुझे भी कुछ ऐसा ही लगता है। तभी गोल्डी की आवाज़ उन दोनों के कानों में टकराई। अब देर मत करो टीना, निधि बाहर आ जाओ, हम वादा करते हैं हम आज के बाद तुम्हें परेशान नहीं करेंगे, प्लीज़। गोल्डी की आवाज़ सुनकर के उन दोनों के चेहरे खिल उठे और टीना ने निधि से कहा, ये वाकई हम लोगों को डरा ही रहे थे और हम थे कि डर गए। टीना और निधि अपने कदम दरवाज़ा खोलने के लिए बढ़ाए ही थे कि तभी नितिन की चेतावनी उनके कानों में टकराई। दरवाज़ा खोलने की सोचना भी मत, तुम दोनों ने खुद कहा था कि तुम्हारे दोस्त मर चुके हैं। नितिन की बात का टीना ने जवाब दिया। हाँ, लेकिन हो सकता है कि वो हमसे मजाक कर रहे हो, हमें कोई गलतफहमी हुई हो। बाहर खुद मैंने अभी उन तीनों को देखा है, वो लोग खड़े हुए हैं। नितिन इससे पहले कुछ कहता कि टीना और निधि दरवाज़ा खोलकर बाहर आ गई, मगर जैसे ही वे दरवाज़ा खोलकर बाहर आईं, वहाँ सिर्फ सन्नाटा था। वहाँ कोई मौजूद नहीं था सिवाय एक खूबसूरत एक स्त्री के, जो इस वक्त बहुत सुंदर नजर आ रही थी। मगर देखते ही देखते उस स्त्री ने विकराल रूप ले लिया। अचानक उस स्त्री के बाल जमीन तक आने लगे और उसकी आंखों का रंग जो था वो लाल हो गया और उसका चेहरा बुरी तरीके से काला पड़ गया। उसकी जीभ बहुत लंबी हो गई। टीना और निधि इससे पहले कुछ समझ पाते, अचानक उस स्त्री ने अपनी जीभ के जरिए टीना को बुरी तरीके से जकड़ लिया। टीना चीखने की कोशिश कर रही थी कि उसकी आवाज़ निकल नहीं रही थी, उसका दम पूरी तरीके से घुटने लगा था। देखते ही देखते टीना का जो शरीर था वो ऐसे हो गया जैसे उसके शरीर में खून ही ना हो और उसका शरीर बेजान होकर के धरती पर गिर पड़ा। नितिन और निधि फटी फटी आंखों से नज़ारा देख रहे थे कि अचानक यक्षिणी ने टीना की ओर देखा। उसने वो अपनी जीभ टीना की तरफ बढ़ाई। अचानक उसके कानों में किसी का स्वर टकराया, रुक जा यक्षिणी, तेरा खेल खत्म हो गया। उस लड़की को मारने की सोचना भी नहीं। उस व्यक्ति की आवाज़ सुनकर के यक्षिणी ने गुस्से में पीछे मुड़ करके देखा तो उसके सामने भैरवनाथ हाथ में त्रिशूल लिए खड़ा हुआ था और उसे क्रोधित आंखों से देख रहा था। छोड़ दे इस लड़की को, यहाँ से चला जा बाबा, वरना तू भी बेमौत कुत्ते की तरह मारा जाएगा। तू मेरा कुछ भी नहीं बिगाड़ सकती। नितिन बाबा को देखकर समझ गया कि लगता है सुबह होने वाली है। सभी गांव वाले बाहर निकल आए थे। उनके सामने एक लड़की की लाश जमीन पर पड़ी हुई थी और यक्षिणी का भयानक रूप सामने था। तू मेरा कुछ नहीं बिगाड़ सकता तांत्रिक, क्योंकि तू नहीं जानता कि मुझे यहाँ पर किसने बुलाया है और जिसने मुझे यहाँ पर बुलाया है सिर्फ वही मुझे वापस भेज सकता है। इतना कहकर यक्षिणी जोर जोर से हंसने लगी, मगर बाबा भैरवनाथ के होठों पर रहस्यपूर्ण मुस्कुराहट थी। उसने चीखते हुए यक्षिणी की तरफ देख करके कहा, तू बहुत बड़ी गलतफहमी में है बेवकूफ़ यक्षिणी। मैं अच्छी तरह से जानता हूँ कि तुझे यहाँ किसने बुलाया है। इतना कहकर बाबा ने अपने झोले में से एक सिंदूर निकाला, मगर ये क्या, उस सिंदूर को उन्होंने यक्षिणी की तरफ नहीं बल्कि नितिन के चेहरे की तरफ फेंक दिया। जैसे ही सिंदूर नितिन के चेहरे पर पड़ा, अचानक उसका चेहरा बदलने लगा और देखते ही देखते वो एक बूढ़े के रूप में आ गया। नितिन को देखकर सारे गांव वाले आश्चर्यचकित हो गए, उस बूढ़े को देखने लगे। तभी भैरवनाथ ने की जोरदार आवाज़ गांव में टकराई, गांव वालों तुम देख लो,
देख रहे हो ना ये व्यक्ति कौन है, पहचानो इस व्यक्ति को। यही वह व्यक्ति है जिसने यक्षिणी को बुलाया है। मैं जानता हूं तुम इस व्यक्ति को अच्छी तरह से जानते हो। यह व्यक्ति राकेश का चाचा महेश है। राकेश ने इसे यक्षिणी तंत्र करते हुए अपनी आंखों से देख लिया था। यह समझ गया था कि इसका इरादा क्या है, इसलिए इसने यक्षिणी के जरिए अपने ही सगे भतीजे की जान ले ली। तुम सब गांव वालों ने सालों पहले इस व्यक्ति को धक्के देकर यहां से बाहर निकाला था, क्योंकि ये एक चरित्रहीन व्यक्ति था जो गांव में किसी भी बहू बेटी की इज्जत को नहीं बख्शता था। और इसी बात का बदला लेने के लिए इसने यक्षिणी तंत्र की साधना की ताकि तुम सब गांव वालों को ये मार सके। तभी बाबा भैरवनाथ के कानों में यक्षिणी की आवाज़ टकराई, बहुत हो गया बाबा, अब तेरा खेल खत्म। जैसे ही यक्षिणी ने बाबा की ओर बढ़ना चाहा, बाबा ने अपने हाथ का त्रिशूल पूरी ताकत से नितिन के सीने पर दे मारा। अब नितिन के एक दिल दहला देने वाली चीख जो है पूरे गांव में गूंज गई। नितिन का बेजान शरीर जमीन पर गिर पड़ा और यक्षिणी ने गुस्से से बाबा की ओर देखकर कहा, ये तूने क्या किया, तुझे कैसे पता था? अपनी तंत्र साधना से मैंने इतना पता लगा लिया था कि यक्षिणी को बुलाने वाला राकेश का ही कोई मिलने वाला व्यक्ति है। और मैंने आज रात ये भी पता लगा लिया था कि तू 3 लोगों की हत्या कर चुकी है। मगर मैं अभी यहाँ पर नहीं आता तो तू पूरे सारे गांव को शमशान घाट बना देती। जब मैं यहाँ आया तो मैंने देखा कि नितिन बाहर खड़ा हुआ है। मैं उसे देखकर ही समझ गया था कि दाल में कुछ काला है, क्योंकि मैं सभी गांव वालों को समझा कर गया था कि रात के वक्त कोई भी दरवाज़ा खटखटाए तो दरवाज़ा मत खोलना। मगर जब मैंने नितिन को बाहर खड़े की ओर देखा तो मैंने अपनी दिव्य दृष्टि से यह देख लिया कि यह नितिन नहीं बल्कि कोई और है। राकेश के चाचा महेश। राकेश ने अपने चाचा महेश को तंत्र साधना करते हुए देख लिया था, इसलिए उसने सबसे पहले यक्षिणी के जरिए राकेश को मरवाया। और नितिन अपने परिवार के साथ घर से बाहर गया हुआ था। इस बात का फायदा उठाकर इसने अपना रूप तुझसे नितिन के रूप में बदलवा लिया ताकि ये गांव वालों के साथ रहकर उन्हें धोखा देने में आसानी से कामयाब हो जाए। इसकी आत्मा तुझसे जुड़ी हुई थी, इसलिए सबसे पहले इसका मरना बहुत जरूरी था। और ये किसी आम हथियार से नहीं मरता, इसलिए मैं इसे मारने के लिए भगवान शंकर का त्रिशूल साथ में लाया था। अब तेरी ताकत इसके साथ ही चली गई यक्षिणी, अब तेरा खेल खत्म यक्षिणी। इतना कहकर वही सिंदूर बाबा ने यक्षिणी के ऊपर फेंक दिया। सिंदूर अपने ऊपर आते ही यक्षिणी बुरी तरीके से चिल्लाने लगी और पूरी उसकी जो चीख थी वो पूरे गांव में गूंज रही थी। और वो कह रही थी कि मैं फिर से वापस आऊंगी, मैं फिर से वापस आऊंगी। देखते ही देखते एक धूल बन करके वो वहां से गायब हो गई। अब गांव में सब तरफ सन्नाटा था। गांव अब यक्षिणी से मुक्त हो चुका था। तो देखिए ये जो कहानी है ये बहुत ही विचित्र और भय भरी कहानी है। ये कहानी जिनको पसंद आई है वो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें और कहानी को लाइक और शेयर करें। लेकिन एक बात मैं आपको यहाँ पर बता देना चाहता हूँ कि ये सिर्फ कहानी है। यक्षिणी साधना या फिर इस प्रकार की साधनाओं में होता है लेकिन ऐसा नहीं होता है। खैर यहाँ पर ये मेरा बता देना उचित है कि ये एक कहानी है और इस कहानी के रूप में ही इसको लिया जाए। ठीक है, इसी के साथ मैं यहीं पर अपनी वाणी को विराम देता हूँ और ऐसी कहानी लेकर के मैं फिर आपके पास उपस्थित होऊंगा। तब तक के लिए राधे राधे।